स्टूडेंट, आज हम ANTS 3 जूलॉजी का पेपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मुझे एक चीज़ कहना है कि अगर आपका ANTS 1 और 2 किसी कारण थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है, उस पर आप इतना मत सोचो। आगे के जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए प्रिपेयर करते रहो। मार्क्स अगर कम भी आए, रिवीजन के साथ साथ मार्क्स आते रहेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 से। क्वेश्चन नंबर 136 में है, रीड द गिवन स्टेटमेंट। टायरोसिन पॉजेस एरोमेटिक रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर। हमें पता है कि टायरोसिन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, तो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आ रहा है। ओके, ऑल लिपिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब इसमें एक चीज, छोटा सा चीज है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, मेनी नॉट ऑल। तो यहाँ पे मेनी होता तो करेक्ट है, यहाँ पे ऑल लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ रहा है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपका है, चिटिन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड। हमें पता है कि पॉलीसेक्राइड में चिटिन में जो यूनिट है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के केस में चिटिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है, जो कि एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स और सेल वॉल ऑफ फंजाई में मिलता है और गिजर्ड में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, एंजाइम्स इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। नहीं, एंजाइम डिक्रीजेस, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम जब सिस्टम में वर्क करता है तो वो सबस्ट्रेट का जो ट्रांजिशन स्टेट है, कन्वर्शन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स सबस्ट्रेट को एक मोशन में लाके उसे कोलाइड करा के प्रोडक्ट बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन इज कंसिडर्ड टू बी द कैटालिटिक प्रोटीन, और उसमें कुछ को फैक्टर्स भी एक्टिव साइड में रहते हैं जो उसे हेल्प करते हैं उस चीज़ को फटाफट फास्ट करने में, एक्सेलरेट करने में। ओके, तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऑप्शन है जो इसमें इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शंस इसमें से कौन कौन से हैं? आपका आ रहा है, बी आ रहा है और डी आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे मार्क करना था डी ऑप्शन, दैट इज बी एंड डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 आप देखिए, इससे है कि द ग्रुप दैट रिप्रेजेंट ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हमें पता है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिसका आइडेंटिफाइबल रोल है, और प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही सिंथेसाइज होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल सेल सिक्रीट नहीं करते हैं, उनका कैटेगरी है ड्रग्स, इनका कैटेगरी अल्कलॉइड, लैक्टिन, टर्पेन्स, इस तरह से हैं। सो हमें ढूंढना है कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, ए बी सी डी में, कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसमें और सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कैटेगरी में गिरता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है एडिनोसाइन, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजन बेसेस, एडेनाइलिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएगा, उसके यूनिट में आ जाएगा। ग्लूकोज, राइबोज, ग्लाइसिन, अलानिन, कोलेस्ट्रॉल में भी सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ रहा है। इसमें अगर हम देखेंगे, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड इज सेरीन अमाइनो एसिड है, ग्लिसरॉल इज सिंपल लिपिड, पाल्मिटिक एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड आपको पता है जिसमें चेन ऑफ वो होता है, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो है, उसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड और शुगर है। तो एक भी ऑप्शन ए बी सी में करेक्ट नहीं है, तो बचा हमारा डी, फ्लेविनॉइड्स जो कि पिगमेंट में आएगा, एल्कलॉइड्स है जो कि आपका उसमें मॉर्फिन और कोडिन है, टर्पिनॉइड्स है जो कि टर्पिन डेरिवेटिव लिपिड्स है, सेलुलोज पॉलीमेरिक सब्सटेंस में, और एब्रिन टॉक्सिन में है। तो बेस्ट ऑप्शन आपको मार्क करना था इसमें डी, क्योंकि इसी कैटेगरी में आपके बुक के हिसाब से भी और वैसे भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट डी में आके रुक रहा है, तो इसलिए बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए डी ही मार्क करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 138 में, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेस इन एंटीरियर पोस्चरल एंड डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस इन ह्यूमन बाई। हमें ये पता है कि जब डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस या एंटीरियर पोस्चरल एक्सिस में फ़र्क पड़ता है तब कौन कौन से मसल इसमें हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आ रहा है, दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। हमें एक चीज़ और याद रखना है कि जब भी मेड्यूला इन्हेलेशन के दौरान सिग्नल देगा तो फर्स्ट सिग्नल डायफ्राम के पास जाता है। डायफ्राम विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन, उससे एंटीरियर पोस्चरल एक्सिस में फ़र्क पड़ेगा, और फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि हमारे रिब्स के बीच के मसल को इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, विच इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द लंग्स इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कंट्रैक्शन से अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे ही थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर डिक्लाइन होगा अंदर, नेगेटिव प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमारे एल्वियोली में है 104 और बाहर है 159, तो इसीलिए ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर अंदर आ जाएगा, जिस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं। लेकिन एक्सहेलेशन के दौरान जो भी मसल्स है, डायफ्राम या तो इंटरकोस्टल मसल, सब अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, डायफ्राम भी डोम शेपेड बन जाएगा, और उससे हम एक्सहेल करेंगे, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोली में है वो है 40 और बाहर 0.3 है। सो इन दैट बेसिस CO2 बाहर निकल जाएगा। ओके, मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं, आगे के एग्जाम्स में भी हेल्प होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 139।
क्वेश्चन नंबर 139 आपको पूछा गया है बायोमॉलिक्यूल से, ये आपको देख के पता चल रहा है, जो कि नए बुक में 106 में होगा, पुराने में 145 पेज नंबर में है। आइडेंटिफाई द फिगर्स A to D एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला वाला है, आपको पता चल रहा है देख के, पाल्मिटिक एसिड है, ओके, जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये है सेरीन, जो कि एक अल्कोहलिक अमाइनो एसिड है। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल, जो कि ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, सिंपल लिपिड। और ये है आपका एडिनाइलिक एसिड, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है। बस आपको यहीं पे ऑप्शन ढूंढना था कि कौन कौन सा ऑप्शन इसके बेसिस पे करेक्ट आ रहा है। तो इसमें अगर आपने ढूंढा पाल्मिटिक एसिड, सेरीन, ग्लिसरॉल और एडिनाइलिक एसिड, जो कि आपका न्यूक्लियोटाइड होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसीलिए आपको इसमें आंसर मार्क करना था डी, पाल्मिटिक एसिड, सेरीन, ग्लिसरॉल और एडिनाइलिक एसिड, जो कि न्यूक्लियोटाइड है। तो 139 का आंसर इसमें डी आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 भी आपके बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से है, प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर। द फिगर गिवन बिलो दिस क्वेश्चन शोज डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज एप्रोप्रिएट मैच। हमें पहला वाला देख के पता चल जा रहा है ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये क्वाटरनरी है और ये बीटा प्लेटेड है, जो कि सेकेंडरी में गिरता है, ओके। तो इस चीज को आप ध्यान रखते हुए आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है, बी, दैट इज एक्स इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, वाई इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एंड जेड इज बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड जब भी होंगे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आएगा। हमें ये पता है कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड से लिनस पॉलिंग ने स्टडी किया था और उससे इन्फ्लुएंस होके जी.एन. रामाचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन को डिस्कवर किया था। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में जो भी होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के बेसिस पे है, जो भी चेंजेस कन्फर्मेशन है। अगर आप देखोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का ही कन्फर्मेशन है, प्राइमरी भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का कन्फर्मेशन है, लेकिन क्वाटरनरी एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब होगा तब उसे हम क्वाटरनरी कन्फर्मेशन में कंसिडर करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक, उसी का कन्फर्मेशन चेंज होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड्स, ओके। और जो क्वाटरनरी है उसमें एक से ज़्यादा है, वो ध्यान रखना है। तो इसके बेसिस पे ये तो बुक में आपके डायग्राम्स है, आपको जस्ट पहचाना था कौन सा टर्शियरी है, कौन सा क्वाटरनरी है और कौन सा बीटा प्लेटेड है। इस बेसिस पे इसमें आंसर बी आ रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 असर्शन और रीजन से है। क्वेश्चन इसके बेसिस पे दिया है, आप देखो असर्शन में है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एनाटॉमिकल सेट ऑफ लंग्स इन थॉरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थॉरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी। रीजन दिया है, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल टू अवॉइड एनी चेंज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। इज एसेंशियल तक करेक्ट था, टू अवॉइड से यहाँ पे गलत आ जा रहा है ये लाइन, तो ऑटोमेटिकली इसमें आंसर आ जा रहा है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। जैसे कि हमें पता है कि जो में थॉरेसिक केज के मसल्स है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स है, ये दोनों मसल्स हेल्प करता है थॉरेसिक केज के वॉल्यूम को बढ़ाने में, ओके। लेकिन लंग्स में कोई स्केलेटल मसल नहीं है। अगर वो सिग्नल देगा मेड्यूला तो वो डायरेक्टली थॉरेसिक केज के वॉल्यूम को ही चेंज करेगा फर्स्ट, जो कि रिफ्लेक्ट होगा पल्मोनरी वॉल्यूम में। दैट मीन्स सच काइंड ऑफ एनाटॉमिकल टाइट चैम्बर इज वेरी एसेंशियल टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। मतलब वो डायरेक्टली हम पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम थॉरेसिक केज के थ्रू से चेंज करते हैं, प्लस प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड किया ही जाता है। सो इन दैट बेसिस इज वेरी एसेंशियल टू चेंज द पल्मोनरी वॉल्यूम लिखना था, यहाँ पे लिखा है टू अवॉइड। अवॉइड होने से तो पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तब हमारा जो एयर है कहाँ स्टोर करेंगे हम, उसका स्पेस इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम एयर को स्टोर कर पाएंगे, जिससे कि अपने बॉडी के डिमांड को हम फुलफिल कर पाए बाय गिविंग ऑक्सीजन और बाय एक्सपेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन दैट बेसिस अगर हम देखें वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब हम सांस लेते हैं, और वॉल्यूम कब घटता है, जब हम सांस छोड़ते हैं। सो इन दैट बेसिस जो भी अरेंजमेंट है एनाटॉमिकल टाइट स्पेस ऑफ थॉरेसिक चैम्बर इज वेरी एसेंशियल टू चेंज द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखा टू अवॉइड, तो इसीलिए गलत है, रीजन इज फॉल्स बट असर्शन इज करेक्ट, ये ध्यान रखना, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 142। 142 मैच द कॉलम है। इसमें हमें देखना है कॉलम 1 में प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हमें पता है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया है जो कि टाइटली अटैच होता है,
ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है होलो एंजाइम। जब भी एपो एंजाइम कोफैक्टर से जुड़ता है तब वो कम्प्लीटली कैटेलिटिक होता है, जिससे कि वो अच्छे से अपना काम कर पाए। अगर हमने कोफैक्टर को हटा दिया एपो एंजाइम से, उसका कैटेलिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम इज अ प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम, ये आपको पता है। उसमें कोफैक्टर लगने से तभी उसे हम होलो एंजाइम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है कोएंजाइम। कोएंजाइम भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीनस है, लेकिन वो लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ ड्यूरिंग कैटालिसिस। लेकिन एक चीज और याद रखना, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है लेकिन वो टाइटली अटैच होता है। बस हमें अभी ढूंढना है कौन सा ऑप्शन किस में करेक्ट बैठेगा। अगर हम देखेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेसिस पे तो इसमें आ रहा है टाइटली बाउंड वाला पॉइंट, दैट इज 3। होलो एंजाइम में आ रहा है 2, दैट इज कंप्लीट एंड कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम कॉम्प्लेक्स। एपो एंजाइम के बेसिस पे अगर तुम देखोगे, दिस इज दिस पार्ट ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच तो नहीं होगा, ये होगा प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम रिक्वायरिंग ए कोफैक्टर फॉर एक्टिविटी। एंड कोएंजाइम में आएगा ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच ऑफन विद द कंपोनेंट ऑफ विटामिन। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। इसमें आंसर आपको मार्क करना था ए। ओके, तो यही हमने मार्क किया, हमने देख लिया एक बार चेक करके, फिर हमने देखा कि इसमें आंसर हमारा फिट बैठ रहा है इसके बेसिस पे ए, तो आपको ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मेनी सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन हेमोग्लोबिन। हमें पता है 2 and 2, दैट इज 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन है। सब यूनिट्स 2 है, इसलिए वो क्वार्टरनरी कन्फर्मेशन शो करता है, पर चेन इसका टर्शरी कन्फर्मेशन जरूरी है टू मेक दम फंक्शनली एक्टिव, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 भी असर्शन रीजन है। असर्शन में लिखा है एंजाइम्स दैट रिक्वायर ए नॉन प्रोटीन कंपोनेंट फॉर देयर एक्टिविटी बिकम कैटालिटिकली एक्टिव ओनली व्हेन दिस कंपोनेंट इज बाउंड टू द एपो एंजाइम। हमें ये पता है कि एपो एंजाइम अकेले काम नहीं कर पाएगा, वो कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म में नहीं आता है until and unless कोएंजाइम इज अटैचिंग टू इट। कोएंजाइम और एनी टाइप ऑफ कोफैक्टर इज अटैचिंग टू इट। अगर टाइटली अटैच वर्ड लिखा हुआ है तो प्रोस्थेटिक सोचेंगे, अगर लूजली अटैच लिखा है तो हम कोएंजाइम या तो मेटालाइन सोचेंगे। सो इन दैट बेसिस हमारा असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर रीजन में लिखा है कि ए टाइटली बाउंड नॉन प्रोटीन कंपोनेंट दैट फॉर्म्स ए परमानेंट एसोसिएशन विद द एंजाइम इज कॉल्ड ए कोएंजाइम। यहाँ पे गलत आ गया क्योंकि इस जगह पर प्रोस्थेटिक ग्रुप होना था, कोएंजाइम नहीं। एंड द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड एज एपो एंजाइम नहीं, इसको हम तब होलो एंजाइम बोलेंगे। तो इसमें आपका जो रीजन है वो गलत आ रहा है और असर्शन करेक्ट आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे सी मार्क करना था। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी कोई भी टाइटली अटैच होगा तब सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हेनेवर दे आर अटैचिंग टू एपो एंजाइम तब उसे हम होलो एंजाइम बोलेंगे, और टाइटली अटैच है इसलिए हम उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। अब बुक के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो वो याद रखना है। लेकिन 2019 में क्वेश्चन आया था जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप को इनऑर्गेनिक भी यूज़ किया था। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एक बार रिफ़र कर लेना, वो भी इतना गलत नहीं है, बट एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, उसे भी हम करेक्ट मान सकते हैं, जो कि 2019 के पेपर में नीट में दिया था कि कोई भी मेटल आयन और कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर टाइटली अटैच होता है उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 में लिखा है हेम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। हमें पता है कि हेम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है कैटालीस और पेरोक्सीडेज का, और उसके एक्टिव साइड में वो रहता है टाइटली अटैच रहता है। ओके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है। हेम इज एन एपो एंजाइम नहीं, हेम एक कोफैक्टर है। हेम इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ पेरोक्सीडेज, गलत, इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ पेरोक्सीडेज, नहीं तो वो काम कैसे करेगा। हेम कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्रॉम वाटर एंड ऑक्सीजन, ये गलत होगा। यहाँ पे पेरोक्सीडेज एंजाइम लिखना था तब ये करेक्ट होता, हेम के रेफरेंस में ये गलत है। नेक्स्ट है हेम इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ पेरोक्सीडेज, तो हमारा 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है, दैट इज सी 1 and 5 में गिर रहा है, क्योंकि हेम हमें पता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। हेम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कैटालीस एंड पेरोक्सीडेज, और पेरोक्सीडेज जो होता है, कैटालीस जो होता है, उसके एक्टिव साइड में हेम रहता है और टाइटली अटैच रहता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इतना आपको ध्यान रखना था, और वो एपो एंजाइम नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में एंजाइम से ही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड एंजाइम। इसमें आंसर आपको मार्क करना था बी।
देखो, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है वो वर्क करता है एफिशिएंटली जब टेम्परेचर हाई होता है, हमें सबको पता है। लेकिन जो बायो कैटलिस्ट होता है उसका टेम्परेचर रेंज अप टू 40 डिग्री सेल्सियस है, अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट फाउंड इन सल्फर स्प्रिंग्स और इन हॉट वेंट्स। उसका टेम्परेचर रेंज 100 तक या तो 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए यही स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर बट एंजाइम्स गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट ऑफ माइक्रोब्स दैट लीव इन हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग। एक्चुअली दे आर इंडिकेटिंग टू टेक पॉलीमरेज, जो आपकी बुक में बायोटेक में रेफर किया गया है। और वो टेक पॉलीमरेज हम कौन से बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं? थर्मस एक्वेटिकस, जिसका रेंज आपके बायोमोलिक्यूल में 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस है और माइक्रोब्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट में 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। तो उसी के तरफ ये इंडिकेशन है, बस इतना ध्यान रखना है कि 100 ही पूछे, 80 पूछे, 90 पूछे, ये करेक्ट है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 जो कि हमारे डिसऑर्डर से है। कंसिडर द फॉलोइंग सिम्टम्स एसोसिएट विद क्रॉनिक स्मोकिंग, पहले ही पता चल गया होगा आपको। डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाते, सेप्टा डैमेज हो जाते, इतने डैमेज होते हैं कि वो एल्वियोली एयर होल्ड नहीं कर पाता अच्छे से, जिसे हम क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। वो आप समझ गए होंगे। दूसरा, एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट किससे करते हैं? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि बायोटेक के सेकंड चैप्टर में, एप्लीकेशन पार्ट चैप्टर में लिखा हुआ है। ओके, एक साथ तो मिला के याद रखना, इसमें आंसर सी होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 आपको पूछा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमें ही पता है कि मेडुला हो या मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसा हम एक ही चीज से बोल सकते हैं, मेडुला या तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन और ये हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। साथ ही साथ उसे हम कार्डियक सेंटर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में है द केमोसेंसिटिव एरिया इन द मेडुला कैन अल्टर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ये चीज समरी में मेंशन है। समरी में इन लिखा हुआ है और जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो चैप्टर में डायरेक्ट जो पेजेस में वहां पे लिखा है एडजेसेंट टू मेडुला, बोथ आर करेक्ट। इन हो या तो उसके आसपास के एरिया, दे केमोसेंसिटिव बिकॉज वो CO2 और H+ के चेंजिंग कंसंट्रेशन से उसे भाप लेता है, सेंस कर लेता है कि अभी उसे इनहेलेशन करवाना है ना एक्सहेलेशन करवाना है। ओके, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है। सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। क्वेश्चन नंबर 149 में लिखा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस एंड प्ले नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमें पता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि वो आइडेंटिफाइबल रोल्स शो करते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, सभी ये सीक्रेट या सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ये भी करेक्ट है। जो भी अल्कलॉइड हो, टॉक्सिन्स हो, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हो, कहीं ना कहीं देखा गया उसका कुछ तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पाया जाता है एज वेरी यूजफुल फॉर अस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें थर्ड तक वही लिखा हुआ है कि मेनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक रबर्स, ड्रग्स, स्पाइसेस, सैंड्स एंड पिगमेंट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। इतना तक करेक्ट है। आपको पूछा इनकरेक्ट, फ्लेविनॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट्स तक ठीक था। यहाँ पे लेसिथिन, ये लेसिथिन आप लेक्टिन के साथ थोड़ा ओवर रीड कर सकते हो। ऐसा हो सकता है आपको ये लेक्टिन दिखे, ऐसे क्वेश्चंस भी आता है, छोटे छोटे वर्ड को चेंज किया जाता है। तो लेसिथिन जो है फॉस्फोलिपिड है। अगर यहाँ पे लेक्टिन होता तो करेक्ट हो जाता। ये फॉस्फोलिपिड होने के कारण ये घुस जा रहा है आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में, तो इसीलिए इसको हम गलत पकड़ेंगे क्योंकि हमारे लिस्ट में लेसिथिन नहीं लेक्टिन लिखा है, LECTIN, इसलिए हम स्टेटमेंट को गलत पकड़ेंगे। इनकरेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू NCERT। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 150। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 150। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml and 1100 ml respectively. What will be his or her expiratory capacity if the residual volume is 1500 ml? अब बहुत सारे बच्चे रेसिडुअल वॉल्यूम को लेके कंफ्यूज हो गए, उसमें सोचना ही नहीं है। आपको सिंपल देखना है EC इक्वल्स टू व्हाट? EC इक्वल्स टू TV प्लस ERV है। तो TV आपका दिया हुआ है 500 और ERV जो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो जोर से हम सांस छोड़ते हैं, उसका वॉल्यूम दिया है 1100। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर कितना निकल जा रहा है? 1600। ओके, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है, उसे देख के आपको नहीं सोचना, आपको जो लग रहा है आंसर वही आप मार्क करके आओगे। अभी अगर किसी कारण गलत हो भी गया होगा, आप टेंशन मत लो। आप एक ट्रिक सीखे हो कि कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है, ऐसे मैंने मॉड्यूल का भी बहुत क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को बोला था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है, उसे देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो मार्क करेंगे, उनका आते हुए भी वो मार्क नहीं करते। वो चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया है, जिस टीचर ने भी पढ़ाया, ऑटोमेटिकली उस बेसिस पे ही आप सोच के सिंपल चीज़ों
को आराम से सोच के जैसा लग रहा है वैसे आप मार्क करोगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 में which of the following correctly represent the chemical composition of lecithin, a phospholipid that forms an essential structural component of biological membranes and plays a key role in membrane fluidity and lipid transport within cells। पहली खासियत यह है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में जब बड़े बड़े लिखा रहता है बहुत सारा लेंथी, उससे आपको कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाता है जो आगे के एग्जाम में या तो आगे के जब भी नीट का फाइनल हो उसमें आपका हेल्पफुल होगा। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द लेसिथिन ये करता है, आप लेसिथिन में जाके जो हमारे बायोमॉलिक्यूल में लिखा है उसके साथ अटैच करके स्टिकी नोट लगा के आप लिख के रखो या कॉपी में लिख के रखो, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसमें सिंपल पूछा गया कि लेसिथिन के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है जिससे कि लेसिथिन मॉलिक्यूल बनता है। पहला, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। फिर उसमें आप जाके बुक में 106 में या तो 145 में देखो, उसमें 2 फैटी एसिड है, वो डाइग्लाइसराइड है। इसमें आपका फॉस्फोरिक एसिड रहेगा क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड है, ग्लिसरॉल तो रहेगा ही, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा ग्रुप है जिसे हम कोलिन बोलते हैं, दैट इज NCH3CH3CH3। उसको मिला के इसमें आंसर कौन सा आ रहा है देखो, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लिखा है, 2 फैटी एसिड नहीं होगा, 2 फैटी एसिड्स एंड कोलिन। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, इसलिए आंसर ये होगा। यहाँ पे अगर लिखा होता तो ये भी होता, समझ गए? तो इसीलिए इसमें आंसर आपको सी मार्क करना है कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इसमें होता है, 2 फैटी एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और साथ में एक एक्स्ट्रा ग्रुप होता है, कोलिन बोलते हैं। यही ग्रुप जब ट्विस्ट होता है, चेंज होता है, इथेनोलेमाइन तो सेफालिन बनता है। अगर कोलिन की जगह लिख दे इनोसिटॉल तो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल होगा, जो कि IP3 करके हमारी बुक में केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में लिखा है, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ऐसे कोलिन, एसिटाइल कोलिन में भी कोलिन वर्ड यूज होता है। ओके, और कोलिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो विटामिन की तरह हमारे बॉडी में एक्ट करता है और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ जो जुड़ के उसका जो फंक्शन है उसे बदल देता है। ओके, अब आगे आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 में स्टेटमेंट 1 में लिखा है, प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन विद द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड C टर्मिनल। बिल्कुल नहीं, N टर्मिनल होगा, पहले इधर NH2 और लास्ट में होता है COH। ओके, लेकिन जब पेप्टाइड बनता है ठीक उल्टा होगा, पहले इस तरफ होगा COH और इस तरफ होगा NH2। सो इन दैट बेसिस फर्स्ट स्टेटमेंट गलत आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे C नहीं N टर्मिनल होता और यहाँ पे N नहीं C टर्मिनल होता। स्टेटमेंट 2, द एसिड सॉल्युबल पुल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, तो ये करेक्ट है। तो इसमें हमें मार्क करना था स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हमें एक चीज़ पता है कि जब भी हम कोई टिश्यू लेंगे और ट्राइक्लोरो से एसिटिक एसिड और डिस्टिल वाटर से उसे मिक्स करके इसको पेस्ट करेंगे, स्लरी बनाएंगे, फिर चीज़ क्लोथ में लेके उसे स्ट्रेन करके हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, तब हमें एसिड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पुल मिलता है। एसिड सॉल्युबल पुल में जो रफली जो कंपोनेंट्स रहते हैं द साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। सो इन दैट बेसिस इसमें स्टेटमेंट 2 करेक्ट आ रहा है। और फर्स्ट वाला आप समझ गए कि पहले NH2 होगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इधर आएगा आपका COH, जो कि ठीक उल्टा लिखा है कि फर्स्ट अमीनो एसिड लेफ्ट में C टर्मिनल लिखा था, इसीलिए गलत है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 आपको थोड़ा सा टेबल से दिया गया है, जो फर्स्ट टेबल में एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस आप शायद कॉमनली इतना देखते नहीं होंगे, लेकिन आ सकता है, पूरा चांस है। आप तो कोई भी टेबल बायोमॉलिक्यूल में मत छोड़ना, कोई भी डायग्राम मत छोड़ना, क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी से बनाया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरेटिव एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन आर मोर अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट लिखा है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन इज 46.6 और ह्यूमन बॉडी में अगर तुम देखोगे ऑक्सीजन है 65। सो इस बेसिस पे पहले ही आंसर निकल जा रहा है ऑक्सीजन के बेसिस पे। लेकिन अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन इज वेरी हाई, दैट इज 27.7। ओके, तो इसीलिए सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है और ह्यूमन बॉडी में कम है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस एक आ गया 46.6 और 65 में, इसलिए आपको ये आंसर मार्क करना था A। बाकी देखते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर मोर अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी देन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन है ह्यूमन बॉडी में 18.5 और हाइड्रोजन अभी न्यू बुक में चेंज किया है, दिस इज 9.5, तो ये ज़्यादा है ही। कैल्शियम एंड सिलिकॉन आर अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। कैल्शियम है 3.6 अर्थ क्रस्ट में और सिलिकॉन आपका है 27.7, तो ये करेक्ट है क्योंकि ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन नेग्लिजिबल है और कैल्शियम उसमें आ रहा है 1.5 होगा।
इसके केस में नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर मिलाओगे अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में है 3.3 और सल्फर इज अराउंड 0.2 होना चाहिए, 0.3 है। तो इस बेसिस पे अगर कंपेयर करोगे नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में है वेरी लिटिल और सल्फर 0.03 है कार्बन के तरह, इसीलिए लास्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पहला वाला गलत आ रहा है ऑक्सीजन के बेसिस पे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन 65 है और अर्थ क्रस्ट में है आपका 46.6, इसीलिए हमने ए स्टेटमेंट को इनकरेक्ट यहाँ पे रखा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। जब हम सांस जोर से लेते हैं, जोर से लोगे, फिर उसके बाद देखेंगे कितना हमारे लंग्स में कैपेसिटी है कि वो एयर को एकोमोडेट कर पाए, होल्ड कर पाए, उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल्स टू व्हाट, टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। वाइटल कैपेसिटी में RV नहीं आता, लेकिन टोटल लंग कैपेसिटी में RV आएगा। तो इसमें बेस्ट आंसर आ रहा है आपका ये टीवी प्लस IRV प्लस FRC, क्योंकि FRC इक्वल्स टू व्हाट, ERV प्लस RV। दैट मीन्स हम पूरे टोटल लंग कैपेसिटी को देख रहे हैं। ये क्या मीन कर रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो इसलिए 154 में आंसर लास्ट ऑप्शन था, दैट इज डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 मैच द फॉलोइंग है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैच लीस्ट 1 एंड लीस्ट 2। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। वैसे ही FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जस्ट ऑपोजिट, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। ओके, तो यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो इसमें कौन सा आ रहा है, ये that is volume of air remaining in lungs after forcible expiration, that is P का आ रहा है 3। वाइटल कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तब हमें देखना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी नॉर्मली हम कैसे वो करते हैं, मेजर करते हैं। सपोज कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कितना जल्दी वो एक्सहेलेशन करके इनहेलेशन तक पहुंच सकता है। दैट मीन्स फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद इनहेलेशन नॉर्मल, या फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन। ओके, इस बेसिस पे अगर तुम देखोगे दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम हम काउंट नहीं करते, मतलब ऐड नहीं करते, समेशन नहीं होता उसका। तो इसलिए वाइटल कैपेसिटी में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद तुम कितना सांस छोड़ पा रहे हो, तो उसको बेसिस पे अगर तुम देखोगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आएगा, दैट इज ERV प्लस TV। ठीक है, तो इसमें आ रहा है ये, और नॉर्मल जो होता है हमारा ये है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो हम नॉर्मली इनवॉलेंट्री सांस लेते और छोड़ते हैं उसे हम TV बोलते हैं, जो कि 1 मिनट में 6000 to 8000 ml होता है, और पर ब्रीथ हम 500 ml काउंट करते हैं। ओके, तो इसमें आप आंसर देख लोगे, P आके रुक रहा है 3 में, Q आके रुक रहा है आपका 1 में, R आके रुक रहा है आपका 4 में, और S आके रुक रहा है आपका 2 में। अब हम आंसर देखेंगे, इसमें क्या मार्क करना था, आपका आंसर आ रहा है P3, Q1, R4 एंड S2, ये मार्क करना था। ये आपके बुक के हिसाब से आपको मार्क करना है, जो भी डेफिनेशन है वो पढ़ के इसे मार्क करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 156। ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन द लंग्स इज फेवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये बहुत सिंपल है, जब भी तुम्हें पूछेंगे ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन या तो उसका बाइंडिंग एसोसिएशन कब होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा लंग्स में, दिस इज द प्राइमरी फैक्टर। अदर सेकेंडरी फैक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर लो होना पड़ेगा, H+ कम होना पड़ेगा, pH हाई होना पड़ेगा, और साथ ही साथ PCO2 का लेवल भी, जो PCO2 का पार्शियल प्रेशर है वो भी कम होना पड़ेगा। तो दिस आर द कंडीशन जो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के एसोसिएशन को सपोर्ट करता है, और ठीक उल्टा डिसोसिएशन होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना पड़ेगा, प्राइमरी फैक्टर। सेकेंडरी में H+ ज़्यादा होना पड़ेगा, pH लो होना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई होना पड़ेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा ही। इस बेसिस पे अगर हम इसे देखें, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या सपोर्ट करेगा, हाँ करेगा, तो ये करेक्ट है। सेकेंड, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सपोर्ट करेगा। लोअर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाई pH होगा, ये भी सपोर्ट करेगा। हायर टेम्परेचर एल्वियोलर कैपिलरी, नो। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इससे लिंक नहीं है, ये तो CO2 ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है। लोअर टेम्परेचर एल्वियोली, दिस आर द कंडीशन, देयर इज 1, 2, 3 एंड 6 जो कि नॉर्मली A में आके गिर रहा है, ये हमारे ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के एसोसिएशन को सपोर्ट करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157।
क्वेश्चन नंबर 157 में आपको एल्वियोली और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में कितने लेयर्स है जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को सपोर्ट करता है फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड या तो ब्लड टू एल्वियोली, वो देखना है। द थ्री मेन लेयर्स दैट फॉर्म द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन एल्वियोली आर thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries and the basement substance। क्योंकि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है आपका एल्वियोलर एपिथेलियम का और दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है आपका कैपिलरी के इसका एपिथेलियल टिश्यू का, एंडोथेलियम का। सो इन दैट बेसिस दोनों मिलकर हम उसे बेसमेंट सब्सटेंस कंसिडर करते हैं, तो बेस्ट आंसर इसमें होगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 भी कोफैक्टर से है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम कैटलेस। द कोफैक्टर प्रेजेंट इज इनऑर्गेनिक एंड टाइटली बाउंड टू इट। कुछ देर पहले हमने बात किया था, क्वेश्चन दिया था हेम। हेम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक होता है और ये टाइटली अटैच होता है कैटलिस से, कैटलेस एंजाइम से लूजली अटैच नहीं होता और इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है। इसीलिए इसमें द कोफैक्टर प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक लिखा है, ये गलत होगा, टाइटली बाउंड करेक्ट था। ओके इसके लिए ये ऑप्शन इसमें ए मार्क करना है। हेम एक्ट्स एज प्रोस्थेटिक ग्रुप रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम्स एक्टिविटी, करेक्ट। द कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी मस्ट बी टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, करेक्ट। इट कैटेलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, करेक्ट। यहाँ पे बस ये इनऑर्गेनिक के लिए इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसे पकड़ा जा रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 159 में देखते क्या है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 में न्यूमोटैक्सिक सेंटर के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें देखना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 में लिखा द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन द मेड्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेन। इसमें मेड्यूला नहीं होगा, इसमें पोन्स होगा जो कि हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है, मेडुला के आसपास मिलता है, आसपास रहता है। स्टेटमेंट 2 में इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ द दिस मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये करेक्ट है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर इंक्रीजेस द ड्यूरेशन, नहीं होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 गलत हो जा रहा है, सिर्फ 2 करेक्ट है, इसलिए आंसर ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट आपको मार्क करना था। बाकी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये गलत हो जाता। स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, गलत होता। 1, 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट, ये भी गलत होता। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से जब भी कोई भी सिग्नल जाता मेडुला पे तब इनहेलेशन का ड्यूरेशन को क्या होता है, डिक्रीज हो जा रहा है और इट अल्टर्स रेस्पिरेटरी रेट। ओके वो ध्यान रखना, ये पोन्स में है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। External intercostal muscles are a specialized set of muscle that initiate the process of inhalation by changing the volume of thoracic cage from all sides। मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बताया था कि diaphragm initiates the process of inhalation और ये anterior posterior axis में फर्क पड़ता है। इसके बाद external intercostal muscle dorsoventral axis में चेंज करवा के हमारे thoracic cage के वॉल्यूम में फर्क पड़वा के इसके बाद pulmonary वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनिशिएट लिखा है, दैट इनिशिएट, ये गलत है। ओके नेक्स्ट है, आपको एक चीज याद रखना, ऑल साइड से यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में ही फर्क पड़ पाता है। वैल्यूज ऑफ PO2 एंड PCO2 आर सिमिलर इन टिश्यू कैपिलरी। PO2 का कितना होता है टिश्यू कैपिलरी में 40 और PCO2 का है 45, तो यहाँ वेरी कर रहा है, तो ये भी गलत है, हमें करेक्ट ढूंढना है। इनकम्प्लीट कार्टिलेज स्टार्ट फ्रॉम द लैरिंग्स, नहीं, ये होना चाहिए था ट्रैकिया, तब ये गलत नहीं होता। ट्रैकिया टू इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स, इनकम्प्लीट है, वो ध्यान रखना, टर्मिनल में नहीं होता। तो इसमें लास्ट वाला देखते हैं, करेक्ट है। ऑक्सीजन प्लेज एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बुक में डायरेक्टली इसका रीजन नहीं दिया है, बट ऑक्सीजन वैसोकंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट शो नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, इसलिए ब्रेन को हाइपोक्सिक कंडीशन या तो ऑक्सीजन कम होने से ब्रेन को या मेडुला को पता नहीं चलता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 काफी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। तो आपको देख के पता चल रहा होगा ये लिपिड है, ये लिपिड है, ये लिपिड है, लाइसिन अमाइनो एसिड है, इसलिए ये इसमें नहीं आ रहा है, आपको ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 में मैच द फॉलोइंग है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इसमें आपको मार्क करना था एस्मा, A4, ठीक है, P4। alveolar walls are damaged is linked with emphysema। fibrosis is linked with there is elasticity of lungs damage हो जाता है। occupational respiratory disorders, oxygen dissociation curve हमारा होता है sigmoid, तो इसमें आंसर आ रहा है P4, that is this, okay। Q1 ये आ रहा है, R2 आ रहा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड और S3 में आ रहा है सिग्मॉइड, तो इसलिए आंसर आपको ए मार्क करना था। हमें पता है कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन का सिग्मॉइड है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड में फाइब्रोसिस होता है, दिस इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स में फर्क पड़ता है। एक चीज हमेशा याद रखना, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंकियोस होता है, ट्रैकिया नहीं,
एजमा के दौरान वीजिंग साउंड उससे एसोसिएटेड है एज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। और रह गया आपका एम्फाइसेमा, जो कि हमने पहले भी क्वेश्चन में डाला था कि एक सिगरेट स्मोकिंग से होता है, और साथ ही साथ एक सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा दोनों ही आ जाते हैं इसमें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 में विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज नॉट इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी, जो हमने पहले बात किया था, दिस इज आरवी। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट इज नॉट अ प्रोटीन, तो इसमें से प्रोटीन कौन सा नहीं है, एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, क्योंकि ये डिराइवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड है, बाकी तीनों ही प्रोटीन्स है। ओके, तो इसलिए इसमें आंसर आपको ये मार्क करना था। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165। क्वेश्चन नंबर 165, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है हमें पता है पोन्स में है, अभी हमने डिस्कस किया था। डायफ्राम डोम शेपेड होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, इसका ओरिजिनल शेप है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे प्लाज्मा और आरबीसी दोनों में रहता है, प्लाज्मा में माइन्यूट लेवल में है, आरबीसी में सिग्निफिकेंटली है। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है एल्वियोली, तो इसमें आंसर आके रुक रहा है आपका सी, दैट इज P2। एक बार मिला लेते हैं, Q3, Q का आपका रहा 3, R4 और S1। ओके, तो इसमें आंसर आपको सी मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, आपको इसमें सिंपल यही मार्क करना था। हमें पता है कि ग्लिसरॉल एक सिंपल लिपिड है और इसे हम ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 में आपको एक स्ट्रबो दिया है फिगर, इसमें आपको देख के बताना है कि किसका केमिकल फॉर्मूला है। तो ये पाल्मिटिक एसिड है। ओके, पाल्मिटिक एसिड है, उसमें कार्बन 16 है, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 168, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 168 में स्टेटमेंट 1 में है ऑयल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, जिंजरली ऑयल जो कि तिल का तेल, एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स। हायर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 एडिनाइन एंड थाइमिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, थाइमिन पिरिमिडिन है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत आ रहा है, तो इसमें हम क्या मार्क करेंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 मैच द फॉलोइंग है। इसमें कुछ ऑप्शंस है, देखो देखने में लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है। यूरिडीन जो है इसमें आंसर आपको सी मार्क करना है। यूरिडीन आपका 2 में आ रहा है, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। ये आपके पेज नंबर 106 न्यू बुक एंड 145 ओल्ड बुक का है। Q4 एडिनालिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, R1 pyrimidine नाइट्रोजन बेस, राइबोन्यूक्लिक एसिड S3 दैट इज न्यूक्लिक एसिड, सॉरी इसमें आएगा न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें आंसर आ रहा है P2 में आके गिर रहा है, Q4 में आके गिर रहा है न्यूक्लियोटाइड, R1 में आके गिर रहा है नाइट्रोजन बेस, एंड S3 में आके गिर रहा है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। इसमें आपको सी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 ग्लूट4 आपके एक टेबल में है, बायोमोलिक्यूल में आपने देखा होगा। ग्लूट4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। काफी लोग इसमें कंफ्यूजन होता है, क्या है ये, प्रोटीन है, ये टेबल में लिखा हुआ है एज अ प्रोटीन व्हिच इज सीन इनसाइड द एडिपोसाइट्स। लिवर में नहीं होता, ब्रेन सेल्स में होता है, कार्डियक मसल्स में होता है, जिसका काम है इंसुलिन के इंस्ट्रक्शन से ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना। तो इसलिए इसमें आंसर आपको सी मार्क करना था। 171 काफी इजी क्वेश्चन है। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन कितना है आपको पता है, एनसीईआरटी में भी लिखा है 12 to 16 पर मिनट, तो आपको यही मार्क करना था 12 to 16 पर मिनट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 में देखते हैं द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन सिस्टमिक आर्टरी। सिस्टमिक आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट इज, ये तो पूरा याद ही रखना है आपको, PO2 इज 95 एंड PCO2 इज 40। ओके, तो आपको ये मार्क करना था। ये जो वैल्यू है 104 और 40 एल्वियोली का है, और यहाँ पे PO2 40-45 टिश्यू कैपिलरी का है। दिस इज फॉर एटमॉस्फेरिक एयर, ये आप लिख लेना एक बार, ये किसका किसका एक बार प्रैक्टिस कर लेना बाद में। 173 में है द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट। हमें सबको पता है कि 70% जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, 20 to 25% करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, और 7% करते हैं डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो इसमें बेस्ट आंसर आ रहा है सी, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन इन ब्लड, प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स। तो इस बेसिस पे अगर हम देखेंगे इसमें आंसर आपको सी ही मार्क करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 में ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। दिस इज डन बाय,
न्यूरल सिस्टम, क्यों हमें पता है हमारा ब्रेन इसमें पार्टिसिपेट करता है ब्रीदिंग रेट को चेंज करने में, जो कि मेड्यूला है, उसमें पोन्स है, बहुत सारे ऐसे एरिया है जो हमारे ब्रेन में काम करते हैं, केमोसेंसिटिव एरिया है, बट मेनली मेड्यूला इज कंसिडर्ड टू बी द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि न्यूरॉन का ही बना हुआ है, इसलिए इसमें आपको मार्क करना था न्यूरल सिस्टम, क्योंकि वो हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो डायफ्राम का जो कंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, रिलैक्सेशन पॉसिबल नहीं है, इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन पॉसिबल नहीं है, थोरेसिक केज का वॉल्यूम चेंज होना पॉसिबल नहीं है, पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होना पॉसिबल नहीं है, उसी के बाद तो एक्सहेलेशन इनहेलेशन का बात आएगा। ओके, इसमें बेस्ट आंसर आपका न्यूरल सिस्टम था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 असर्शन रीजन है। असर्शन में लिखा है मेलोनेट एक्ट्स एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ सक्सिनेट द नॉर्मल सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। हमें पता है कि जब भी इनहिबिटर आता है, इनहिबिटर का हमेशा सबस्ट्रेट के साथ मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी रहना पड़ेगा, जिससे कि वो एंजाइम के एक्टिव साइट में बैठे अटैच हो और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रोके। दैट मीन्स यहाँ पे इनहिबिटर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज को सप्रेस कर रहा है। ऐसा पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि उन दोनों का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है सिमिलर है, इसलिए वो इनहिबिटर आके उसके एक्टिव साइट में बैठ सकता है। तो अगर आप अभी देखो कि असर्शन में लिखा है कि मेलोनेट एक्ट्स एज competitive inhibitor of succinic dehydrogenase because its molecular structure is very similar to that of succinate, the normal substrate of the enzyme. Reason में क्या लिखा है? In competitive inhibition, the inhibitor competes with the substrate for the active site. ये तो करेक्ट है क्योंकि वो उसी के एक्टिव साइट के लिए फाइट करता है। अगर इनहिबिटर जाके उसमें बैठ गया तब वो एंजाइम के रोल को सप्रेस करेगा। दैट मीन्स मेलोनेट सप्रेस एंजाइम। और रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सक्सिनेट का और मेलोनेट का जो स्ट्रक्चर है, दोनों का मॉलिक्यूलर एनालॉग है, वो एक कुछ छोटे चीज का डिफरेंस है। वो दोनों आराम से स्ट्रक्चर एनालॉग के होने के कारण जो मेलोनेट है वो आराम से जाके एक्टिव साइट में बैठ के सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज को सप्रेस कर सकता है। ओके, तो ये बाद में और भी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। अभी ये आप देख लेना जो कि बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने में हेल्प करता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको ए मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ऑकर्स ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन जनरेटिंग दिस प्रेशर चेंजेस। ये आपको मैंने बहुत बार अभी एक्सप्लेन किया। इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम होगा। जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होगा तब हम सांस लेंगे, और जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स्ड होगा तब हम सांस छोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, ये ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में है स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स गिविंग ए ब्लू कलर। हमें पता है कि स्टार्च एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना है, जिसमें अल्फा ग्लूकोज है, ब्रांच चेन अनब्रांच चेन दोनों मिलता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 1 to 4 1 to 6। इसमें सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर है विच अलाउ देम टू होल्ड आयोडीन, उससे ब्लू कलर पता चलता है। दिस इज ए इंडिकेटर। आयोडीन एक इंडिकेटर है जो हमें किसी भी फूड में या किसी कॉम्पोनेंट में स्टार्च अगर प्रेजेंट है उसका पता बताता है, मतलब वो हमें इंडिकेट करता है कि स्टार्च इज प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज सेलुलोज आल्सो कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर दैट कैन ट्रैप आयोडीन मॉलिक्यूल। नो, सेलुलोज में है आपका अनब्रांच चेंज, वो सिंपल स्ट्रक्चर है, आयोडीन को होल्ड कर नहीं सकता लेकिन ग्लाइकोजन होल्ड कर सकता है। तो इसमें आंसर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1, 2 गलत है। तो इसमें अगर हम देखेंगे ओनली 2 इज इनकरेक्ट, बाकी मैच नहीं कर रहा है क्योंकि 1 इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। एक करेक्ट होता तो वो होता। बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट है नहीं, बोथ 1 and 2 करेक्ट नहीं है, तो बेस्ट आंसर इज बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेस आर ट्रू एक्सेप्ट इट एक्सेलरेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड बाय 10 मिलियन टाइम्स। यस, ये करेक्ट है क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है जो CO2 वाटर को रिएक्ट करा के आरबीसी के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है कार्बोनिक एसिड। ये दोनों चैप्टर से रिफर कर रहा है, बायोमॉलिक्यूल में इसका डाटा लिखा है ये सब, और ये ब्रीदिंग से मेनली एसोसिएट करता है ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इन इट्स एब्सेंस ओनली 200 molecules of carbonic acid is formed in an hour, correct. It forms 6 lakh molecules of carbonic acid in 1 second, ये भी correct है। Functional role of carbonic anhydrase is that it is involved in the formation of carbonic acid, यहाँ तक correct है। In plasma and sometimes in RBC, ये गलत है क्योंकि हमें पता है ये जो RBC है, RBC में ये रिएक्शन मेनली होता है, समटाइम्स नहीं, मैक्सिमम जो भी रिएक्शन है RBC में ही होता है, सब रिएक्शन RBC में होता है।
थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट में कार्बनिक एनाहाइड्रेस मिलता है प्लाज्मा में, बट उसका कोई फंक्शनल रोल नहीं है। आरबीसी के अंदर ही CO2 वाटर का रिएक्शन होता है, जिससे कार्बनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, फिर H+ रिलीज होता है और बाइकार्बोनेट आयन ब्लड में घूमता है और लंग्स की तरफ जाते वक्त ये रिवर्स रिएक्शन करके CO2 को आउट करता है। तो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कार्बनिक एनाहाइड्रेस हमारे आरबीसी के अंदर है, प्लाज्मा में नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 उसी से लिंक है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल हम जब स्टडी करते हैं, ट्रू बायोमैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से है? प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड और न्यूक्लिक एसिड है। लिपिड 800 डाल्टन तक उसका है। अगर कोई भी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेक्राइड 10,000 डाल्टन से साइज उसका ज़्यादा है, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में है और पॉलीमरिक है, तभी हम उसे स्ट्रिक्ट बायोमैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं या तो ट्रू बायोमैक्रोमोलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे इसमें बेस्ट आंसर आ रहा है डी, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड। बाकी नहीं आएगा क्योंकि आप देख लो मिला के बाकी एक भी नहीं आ रहा है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 ब्रीदिंग से है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये आपसे मैंने पहले भी बात किया था, बट इसको थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे पूछा गया है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये करेक्ट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ्लुएंस द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हेमोग्लोबिन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करेगा, बट डायरेक्टली लिंक्ड कौन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसके कारण ही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा पाएगा। ओके, नेक्स्ट है हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यूज प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन। नो, जब भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, लो पीएच रहेगा, तब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन डिसोसिएट होंगे, जो कि टिश्यू में ही पॉसिबल है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट वन इज लो PCO2 इन एल्वियोली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन, जो कि इसी से लिंक है ये पॉइंट बी और डी। ओके, तो इसमें आंसर सी आपको मार्क करना था। तो इस बार का ANTS सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।